नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भीषण चक्रवात उम्पुन पश्चिम बंगाल को पार कर बांग्लादेश की ओर बढ़ा। भारतीय रेल 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाएगी। टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू। घरेलू हवाई यात्रा 25 मई से शुरू होंगी। गृह मंत्रालय ने हवाई यात्रा को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटाया। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 26 रक्षा वस्तुएं केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की मंजूरी दी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे 1800 भारतीयों को विशेष उड़ानों से वापस लाया गया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। भीषण चक्रवात उम्पुन आज सवेरे पश्चिम बंगाल तट पार कर बांग्लादेश की ओर बढ़ गया है। इसके असर से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने तटवर्ती ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अस्त व्यस्त कर दिया। पिछले 2 दशक में अब तक का सर्वाधिक शक्तिशाली चक्रवात कल शाम 4:30 बजे आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में 10 से 12 लोग मारे गए हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हावड़ा, हुबली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों को इस प्राकृतिक आपदा का कहर झेलना पड़ा। भीषण चक्रवात उम्पुन ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय जिलों में तबाही मचा दी है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इन दोनों जिलों में सुंदरवन, हसनाबाद, बशीरहाट, सागरद्वीप नामखाना, गोसाब, संदेशखाली और हिंगलागंज में कई नदियों के तटबंध टूट गए हैं। अनेक मकान नष्ट हो गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के तार टूट गए हैं। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा, नादिया और हुगली जिलों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तूफान के कारण ओडिशा के पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रापड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक और बालेश्वर जिलों में अनेक स्थानों में भारी वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कम से कम 6,58,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 5 लाख और ओडिशा में 1,58,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ओडिशा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 20 दलों ने सड़कें साफ करने का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 19 दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इस बीच उम्पुन चक्रवात पिछले 6 घंटों में उत्तर पूर्व दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा। ये तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर कोलकाता से 110 किलोमीटर दूर भीषण समुद्री तूफान के रूप में केंद्रित है। इस तूफान के उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ने और अगले 6 घंटों में कमजोर पड़ने की संभावना है। भारतीय रेल ने कहा है कि 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों की टिकटों की बुकिंग आज सवेरे 10 बजे से शुरू हो जाएगी। पूरी तरह आरक्षित इन सभी ट्रेनों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणियां होंगी। सामान्य डिब्बों में सीटों के लिए भी आरक्षण करवाना होगा। इन विशेष रेलगाड़ियों में 4 श्रेणियों के दिव्यांगजनों और 11 श्रेणियों के रोगियों को ही रियायत मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये विशेष रेलगाड़ियां मौजूदा श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। RSC और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। इस बीच मिली खबर के अनुसार चक्रवात उम्पुन कल रात बांग्लादेश तट पर पहुंचा, जिसके असर से भारी वर्षा, आंधी और बाढ़ की स्थिति बन गई।
ये समुद्री तूफान सतखीरा के ऊपर केंद्रित है और उसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उम्पुन चक्रवात बांग्लादेश तट पार करने के साथ ही कमजोर पड़ गया है। हमारे ढाका संवाददाता की ये रिपोर्ट। चक्रवात अम्फन कल देर रात बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराकर अब इसके अंदरूनी हिस्सों में सक्रिय है। चक्रवात के कारण देश के कई भागों को तेज बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा है। अनेक नदियों का जल स्तर अचानक ऊपर हुआ, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब तक देश में 4 लोगों के मरने की खबर आई है। तटीय इलाकों में सैकड़ों झोपड़ियां तथा अस्थायी मकान तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि सुंदरवन ने तूफान के प्रभाव को कम करने में मदद की, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को भी काफी नुकसान हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने करीब 24 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की घरेलू विमान यात्रा सुगम बनाने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया है कि घरेलू हवाई यात्रा को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटा दिया गया है। हवाई अड्डों के संचालन और यात्रियों के आवागमन के बारे में नागर विमानन मंत्रालय विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल घोषणा की कि घरेलू उड़ानों का संचालन 25 मई से चरणबद्ध रूप से बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी हवाई अड्डों को सोमवार से उड़ानों के संचालन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नागर विमानन मंत्रालय इसके लिए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया के नियम जारी कर रहा है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी के देशों में फंसे 1800 भारतीयों को कल विशेष विमानों से भारत वापस लाया गया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, ओमान, कुवैत और कतर से कल 11 उड़ानें भारत आईं। दोहा से एक विमान हैदराबाद और दूसरा विशाखापत्तनम आया। विशाखापत्तनम की उड़ान में 146 यात्री और हैदराबाद की उड़ान से 177 यात्री आए। सऊदी अरब के रियाद से कुन्नूर और दम्माम से बेंगलुरु के लिए भी उड़ानें आईं। दम्माम से 4 बच्चों सहित 164 यात्री और जिद्दा से 145 फंसे भारतीय हैदराबाद और विजयवाड़ा आए। दुबई से भुवनेश्वर की उड़ान में 148 यात्री और कोच्चि की उड़ान में 6 बच्चों सहित 177 यात्री भारत आए। इन विशेष विमानों में संकट में फंसे मजदूरों, आपात चिकित्सा से संबंधित यात्रियों, गर्भवती महिलाओं, फंसे पर्यटकों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी से मस्कट, दोहा और दुबई से 4 उड़ानें आज भारत आएंगी। लगभग 700 फंसे भारतीयों को आज स्वदेश वापसी की उम्मीद है। मस्कट से 2 उड़ानें आएंगी, जिसमें से एक दिल्ली के लिए, दूसरी कोझिकोड के लिए होगी। दुबई से एक उड़ान तिरुअनंतपुरम, जबकि एक उड़ान दोहा से कोच्चि आएगी। केवल उन्हीं यात्री को विमान में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम एपीएसआरटीसी आज से राज्य के अंदर और जिलों के बीच अपनी बस सेवाएं फिर शुरू करेगा। राज्य परिवहन निगम ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 21 मार्च से बस सेवाएं बंद कर दी थीं। पूरे राज्य में आज से बस सेवा फिर से शुरू की जा रही है। यात्री एपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करा सकते हैं। परिवहन निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम प्रताप ने बताया कि बस में सवार होने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले मुख्य रूप से प्रवासियों, गरीबों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तथा मछली पालन क्षेत्र में आसान ऋण और अवसरों का लाभ उठाने पर केंद्रित हैं। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि इन फैसलों से आम आदमी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बड़ा योगदान मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयास मजबूत होंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी सुविधाओं में मजबूती आएगी तथा वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे मेहनती मछुआरों को काफी फायदा होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गर्भवती महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इससे संबंधित परिपत्र जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालय, विभाग और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसका पालन करेंगी।
उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले से ही मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय आने से छूट रहेगी। दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट दी गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए विभाग प्रमुखों को कार्यालय आने के लिए 3 चरण के समय तय करने की सलाह दी गई है। ये समय होंगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भीषण चक्रवाती तूफान उम्पुन पश्चिम बंगाल को पार कर बांग्लादेश की ओर बढ़ा। भारतीय रेल 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाएगी। टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू। घरेलू हवाई यात्रा 25 मई से शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने हवाई यात्रा को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटाया। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 26 रक्षा वस्तुएं केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की मंजूरी दी और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे 1800 भारतीयों को विशेष उड़ानों से वापस लाया गया। देश में इस समय 61,149 कोविड-19 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि अब तक 42,298 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि विश्व में 1 लाख की जनसंख्या में से 62 लोग संक्रमित हैं, जबकि भारत में ये संख्या केवल 7.9 है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विश्व में कोविड से 1 लाख की आबादी में से 4.2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 0.2 है। जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था। धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, अप्रोक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि राज्यों और नागरिकों के सहयोग से भारत स्थिति को संभालने में सफल रहा है, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है। राजस्थान में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अधिकांश औद्योगिक इकाइयां में कामकाज शुरू हो गया है। प्रदेश के 110 में से 98 मेगा उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया है। इसी प्रकार 289 बड़े आकार की औद्योगिक इकाइयां फिर शुरू हो गई हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। हालांकि जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में कुछ बड़ी और मेगा इकाइयां कर्फ्यू के कारण अभी शुरू नहीं हो पाई हैं। राज्य के सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र भिवाड़ी, नीमराणा में भी वाणिज्यिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासी विभिन्न जिलों में आए हैं, जिनमें से 7 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन हैं। वहीं करीब 34,000 लोगों को संस्थागत संगरोध केंद्रों में रखा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में महिला ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये वाहन सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने झाबुआ के पैटलाबाद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के लिए फिलहाल यह सेवा शुरू की है। आजीविका मिशन के अर्पित तिवारी ने बताया कि यह वाहन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आगामी 45 दिनों तक ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। आजीविका समूह की सदस्य सुगना परमार ने गर्व के साथ बताया कि हम वाहन पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। ये दीदी वाहन सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। एक अन्य सदस्य जमुना कटारा ने कहा कि महिलाएं इस वाहन सेवा का खर्च अपनी बचत पर मिल रहे ब्याज के जरिए वहन कर रही हैं। हमारी एम्बुलेंस चालू की है इमरजेंसी में। अभी कोरोना के लिए वाहन सब बंद है, तो इसीलिए हमने एम्बुलेंस चालू की। कोविड-19 के इस समय में जब शहरों में भी मुफ्त में वाहन उपलब्ध नहीं है, दीदी वाहन सेवा जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है। झाबुआ से हरीश यादव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। राज्य में ये दर 41.62% हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कल 176 लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।
नॉन कंटेनमेंट जोन में दुकानों, बाजारों और परिवहन सेवाएं फिर से शुरू होने के बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मैं भी एक कोरोना योद्धा अभियान शुरू करके कोरोना वायरस के खिलाफ की इस लड़ाई में लोगों का समर्थन मांगा है। आज से शुरू होने वाले इस हफ्ते भर के अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 3 बुनियादी नियमों के बारे में जागरूक करना है, जैसे कि बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमेशा सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार उनकी सुरक्षित वापसी और गरिमापूर्ण वापसी के लिए पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियों और बसों की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रवासी मजदूरों को यात्रा के लिए सुरक्षित माध्यम का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाए। प्रदेश में अब तक 838 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 14 लाख से अधिक प्रवासियों को वापस लाया जा चुका है और अगले 2 दिनों के भीतर 206 ट्रेनें और आ रही हैं, जिनके जरिए लाखों की संख्या में मजदूर वापस आएंगे। राज्य के भीतर अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए भी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है ताकि मजदूर अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के साथ ही प्रवासी मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था की जाए और उसके बाद स्क्रीनिंग करके उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। प्रदेश में सभी मंडलायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की लगातार मॉनिटरिंग करें और प्रवासियों को बसों के जरिए उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के काम पर नजर बनाए रखें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमता प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप कोष शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक समारोह में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी। मुख्यमंत्री ने कोष की शुरुआत करते हुए कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नई स्टार्टअप उद्यम नीति समय की जरूरत है ताकि राज्य के युवा इन उद्यमों से जुड़ सकें। उन्होंने राज्य सरकार और सिडबी के बीच सहमति पत्र को इस दिशा में एक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राज्य में आए हैं और उन्हें उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के 155 मामलों की पुष्टि के बाद रोगियों की संख्या बढ़कर 1674 हो गई है। 571 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1093 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों में 843 मामलों की पहचान की गई है। प्रवासी कामगारों के आने के बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले 843 मजदूरों में पॉजिटिव मामले उजागर हुए हैं। यह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का 50% से अधिक है। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले कामगारों में अधिक पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। देश के विभिन्न भागों से 470 श्रमिक ट्रेनों के जरिए अब तक लगभग 7 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। 1,23,000 से अधिक कामगार आज आ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि इस माह के अंत तक 9 लाख से अधिक और श्रमिकों के वापस आने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के कल 42 मामले आने से संख्या अचानक बढ़ गई। एक दिन में ये सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। राज्य के 24 जिलों में से खूंटी, साहिबगंज और पाकुड़ में अभी तक कोई मामला नहीं आया है। सबसे अधिक 18 मामले गढ़वा जिले से आए हैं। ये सभी एक ही गांव से संबंधित हैं, जिससे झारखंड में एक नया हॉटस्पॉट बन गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 बीमारी के मद्देनजर प्रतिबंधों और उचित दूरी मानक के पालन के साथ खेल मैदानों और गोल्फ कोर्स को खोलने का निर्णय लिया है। खेल मैदानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। 65 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनुमति नहीं होगी। इसमें टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, शूटिंग रेंज सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खेल मैदानों में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इसे प्रवेश के समय दिखाना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि सदस्यों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 18 नए मामले आए हैं। इसमें से
13 कांगड़ा से, 4 मंडी से और 1 कुल्लू जिले से है। इनमें से अधिकांश रोगी हाल ही में मुंबई से वापस आए हैं। सबसे अधिक रोगी कांगड़ा और हमीरपुर जिले से हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 53 हो गई है। हालांकि 50 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को होम क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल राजभवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्यपाल ने राज्य प्रशासन से राज्य में कोरोना वायरस की संभावित स्थिति को देखते हुए जून और जुलाई के महीनों में इससे संबंधित नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सूचना दी। उन्होंने सरकार से मानसून के महीनों के दौरान मरीजों की अधिक संख्या और मेडिकल क्षेत्र पर आने वाले लोड को ठीक से संभालने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, डॉक्टर और स्टाफ तैयार रखने को कहा। साथ ही उन्होंने प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गैर कोविड-19 पेशेंट और सामान्य रोगियों का राज्य में कहीं भी नुकसान न हो। राज्यपाल ने धारावी जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक A.K. वार्ष्णेय ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के बारे में बताया। कोमोर्बिडिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंभीर बीमारियां हैं, या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 साल के, 80 साल के, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनकी भी उस स्टेज में, हालांकि वो स्वस्थ प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जो मृत्यु दर है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा है, तो ये लोग ज्यादा सावधानियां रखें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रिमेटोलॉजी विभाग की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसने और छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है, लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षा से संबंधित 26 वस्तुएं केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन और सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक क्रय आदेश 2017 जारी किया है। इस आदेश के तहत रक्षा उत्पादन विभाग ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिनकी खरीद के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। खरीद करने वाली कंपनियां अब इन वस्तुओं की खरीद मूल्य पर ध्यान दिए बिना केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी करेंगी, लेकिन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय शर्तें पूरी करनी होंगी। कपड़ा मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में शारीरिक जांच के लिए जरूरी सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन प्रतिरोधी परीक्षण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं से युक्त प्रयोगशालाओं की एक सूची जारी की है। इन प्रयोगशालाओं में पीपीई से जुड़ी आवश्यक प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की जांच की जा सकती है। इनमें कानपुर स्थित लघु अस्त्र कारखाना, मुंबई में कपड़ा समिति प्रयोगशाला और तमिलनाडु में भारी वाहन कारखाना की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर के समय तेज हवाएं चलने की आशंका है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में मौसम साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। यहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। समाचार कक्ष से रवि कपूर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से छात्रों के लिए हिंदी में एमए के ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कदम से पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल मजबूत होगी। श्री निशंक ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम समेत कई अन्य देशों में भी हिंदी भाषा के महत्व का उल्लेख किया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, स्वयं प्रभा और दीक्षा जैसे माध्यमों से देश में लाखों विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं सिद्धार्थ सिंह के साथ। धन्यवाद मुकेश। अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, लॉकडाउन लैंडिंग की ओर, 25 से देश में हवाई सफर, इंटरनेशनल उड़ानों पर फैसला जल्द होने की उम्मीद। जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, घरेलू उड़ान भरने को तैयार विमान। हिंदुस्तान ने फैसला शीर्षक से लिखा है कि गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची में किया बदलाव। दैनिक जागरण के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्री का ऐलान, 2 माह बाद अब फिर उड़ेंगे विमान। दैनिक भास्कर का कहना है कि व्यस्त रूटों पर 1 जून से चलेगी नॉन एसी ट्रेन। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 1 जून से शुरू होने वाली रेलगाड़ियों की सूची जारी, अब आरएसी टिकट भी मिलेंगे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 1 जून से शताब्दी स्पेशल चलाने की तैयारी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग आज से होगी। जनसत्ता लिखता है, देश में मामले 1,10,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 30,124 मरीज ठीक हुए। कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 42,297 हुई। हिंदुस्तान के अनुसार दिल्ली में एक दिन में सर्वाधिक केस। राजस्थान पत्रिका लिखता है कि 24 घंटे में 1 लाख टेस्ट। पत्र ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की WHO बोर्ड के अध्यक्ष बनने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने कामयाबी शीर्षक से लिखा है, देश में 1 करोड़ गरीबों को मिला मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत के तहत पीएम जय योजना से काफी तादाद में लाभान्वित हुए लोग। लॉन्च होने के 20 महीने के भीतर योजना ने हासिल की उपलब्धि। राजस्थान पत्रिका के अनुसार मोदी की 1 करोड़वीं लाभार्थी से बाद पीएम ने मेघालय की पूजा से पूछा, सेहत कैसी है। अमर उजाला की सुर्खी है, 20 साल के सबसे अधिक शक्तिशाली तूफान उम्पुन ने दी दस्तक। हिंदुस्तान का शीर्षक है, चक्रवाती तूफान उम्पुन ने तबाही मचाई, 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा। नवभारत टाइम्स लिखता है कि 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठी, बस्तियों में भरा पानी, बंगाल में बड़े नुकसान की आशंका, राहत का काम तेजी से शुरू। हिंदुस्तान लिखता है, सीबीएसई की छूट, बोर्ड परीक्षाएं स्वकेंद्र में होगी। जनसत्ता के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूर्णबंदी में छूट का फैसला। पत्र के अनुसार स्कूलों के पास परीक्षा कराने के लिए कमरे मौजूद। राजस्थान पत्रिका के अनुसार जर्मन फुटवेयर कंपनी भी चीन छोड़कर भारत आई। 1000 कंपनियों से संपर्क, कोरोना के दौर में भारत के लिए जबरदस्त मौका। पत्र लिखता है, 550 से अधिक उत्पाद निर्माताओं से वार्ता, भारत आने को बेताब। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवात उम्पुन पश्चिम बंगाल को पार कर बांग्लादेश की ओर बढ़ा। भारतीय रेल 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाएगी। टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू।
घरेलू हवाई यात्रा 25 मई से शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने हवाई यात्रा को प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटाया। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 26 रक्षा वस्तुएं केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की मंजूरी दी। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे 1800 भारतीयों को विशेष उड़ानों से वापस लाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।